जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आपको फिजिक्स में जो कल आपको ट्रांसफॉर्मर समझा रहे थे ना कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इसकी जो है रचना आज हम बताएंगे कि रचना कैसी होती है, कैसे काम करता है। तो कल हमने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा परिचय कराया, ठीक है। अब डालो हेडिंग आपको ट्रांसफार्मर की रचना एवं कार्य, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो है नर्म लोहे की रॉड, ये नर्म लोहे की रॉड होती है। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम एक नर्म लोहे की रॉड लेते हैं, है ना। और इसके एक ओर जो है हमने ये जो है कॉपर के वायर की हमने कुंडली बनाई और यहाँ पर हमने जो है एक निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा, है ना। निवेशी प्रत्यावर्ती निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज डाला। एक हमने कॉइल यहाँ बना दी, इसमें कुछ जो है कॉपर के वायर की ज़्यादा इसमें थ्रेड लगी, ज़्यादा राउंड कर दी और यहाँ पर जो है हमने लगा दिया निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज, निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अब इसमें होता क्या है कि हम जैसे ही ये हमारी जो कॉइल बनाई जाती है, ये मान लो इस कुंडली को हमने प्राथमिक कुंडली था, इस पर मान लो n फेरे, इस कुंडली में जो है हमने कॉपर का जो बार लगाया, जो तार लगाया, उसमें मान लो तार के n फेरे और ये कुंडली है, इसको हम लोग कहा प्राथमिक कुंडली, उसको कह दिया n प्राइमरी। और इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है, इसको हमने कह दिया सेकेंडरी, द्वितीय कुंडली, ठीक। अब जैसे इसमें जो है करंट फ्लो करेगी, इस कुंडली में जैसे किसी बाहर सोर्स से हमने करंट फ्लो, तो जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं पैदा होंगी और ये चुंबकीय बल रेखाएं अब इस जो है रॉड से बाहर नहीं है। देखो नर्म लोहे का जो रॉड बनाया जाता है, नर्म लोहे का रॉड बनाने का उद्देश्य यही होता है कि इसके अंदर अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सभी पदार्थ फेरोमैग्नेटिक होते हैं। प्रचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, ये हमारे फेरोमैग्नेटिक होते हैं। और फेरोमैग्नेटिक पदार्थों की ये विशेषता होती है कि वो चुंबकीय क्षेत्र को बाहर नहीं जाने देती, इसलिए ये हमारी जो रॉड जो होती है ये नर्म लोहे की बनाई है। ये नर्म लोहे की रॉड है और जैसे इसमें करंट फ्लो किया तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। तो ये इस तरह से प्रणालिका है, हमने प्रणालिका पढ़ा, सोलेनॉइड पढ़ा था प्रणालिका, तो ये भी जो है एक तरह की प्रणालिका है। तो प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया था, V बराबर म्यू नॉट एन आई क्या थी, धारा, यानी धारा का मान, जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है
वो धारा के मान में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होने लगता है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र धारा के मान में थोड़ा परिवर्तन किया है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र के में परिवर्तन होगा। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय फ्लक्स। तब बन जाता है आपका चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब हमने इसमें प्राथमिक कुंडली में प्रभावित धारा के मान में परिवर्तन किया तो हम जानते हैं कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी है वो समानुपाती I के होता है। जब धारा के मान में परिवर्तन किया तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होने लगता है। जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन हुआ तो इसके कारण एक चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। ठीक है, इन दोनों कुंडलियों के बीच तो चुंबकीय बल रेखा ऐसे होकर के ऐसे जा रही है आपको की तरह। तो जो आपका चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पैदा होगा वही चुंबकीय फ्लक्स आपका यहाँ पैदा होगा। ठीक है ना? तो हमने मान लिया कि जो हमारी प्राथमिक कुंडली है उसमें चुंबकीय फ्लक्स मान लो फाई पी है और जो सेकेंडरी कुंडली है तो नहीं लिखते हैं इसको हम फाई पी। ऐसे पता लग जाएगा कि प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्या है? आई पी और द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स क्या है? आई एस। अब देखो इसके प्राथमिक कुंडली के एक फेरे में जितना चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा उतनी ही द्वितीय कुंडली के एक फेरों में भी चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। यानी ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा पैदा होगा, ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं। जितनी जो है इसमें एक चक्कर में नहीं एक फेरे में जितनी आपका चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा उतना ही इसकी जो है हमारी जो है इसकी भी द्वितीय कुंडली के भी एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। यानी दोनों में चुंबकीय फ्लक्स का मान बराबर। ठीक है, अब आप जानते ही हो कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या पैदा हो जाता है? फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ठीक है, तो आप जो है नीचे लिख सकते हैं, देखो माना कि प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल EP पैदा हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल EP पैदा हो जाता है। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार EP बराबर माइनस DIP अपॉन DT। यानी प्राथमिक कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर होगी वो क्या होगी? EP बराबर माइनस dϕB अपॉन D। ठीक है, बात समझ आ रही है? यदि इस कुंडली में अब इस कुंडली में फिर से कितनी आपकी NP, ठीक है ना? तो हम यहाँ पर जो है ϕP का पहले हम मान तो ϕP की जो वैल्यू होगी वो बराबर किसकी होगी? वो होगी आपकी N, क्या है N इसमें। अब पूरी प्राथमिक कुंडली में पूरा कितना चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाएगा? ϕP का मान। तो ϕP का मान ये हो जाएगा N, प्राथमिक कुंडली के लिए ना ये हो जाएगा NIP। इसी प्रकार से द्वितीय कुंडली के लिए पैदा हो जाएगा। ठीक है, तभी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में बताते, इसमें आ नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा इसमें टाइम हो नहीं पाएगा, तो हम नेक्स्ट में बताते हैं आपको EP और इसके बारे में। ठीक है।